रूस के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में मंजूर नहीं है और हमारा साझा उद्देश्य शांति स्थापित करना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध से समस्या का समाधान नहीं निकलता। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर। इस बार के बजट में सरकार का फोकस रेलवे सेक्टर पर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में आम और खास सब तरह के मुसाफिरों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार में नई रेल लाइन बिछाने का ऐलान किया जा सकता है। पूरी खबर जानने के लिए सीधा चलते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस बार बजट में रेलवे के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, इस बार जो बजट होगा उसमें रेलवे पे जो फोकस रहेगा, खासतौर से इसमें आम लोगों के लिए भी और खास लोगों के लिए, दोनों तरह के लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े ऐलान आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें, जो लोग रेलवे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखना चाहते हैं, मॉडर्न देखना चाहते हैं, तो उनको बता दूँ कि बुलेट ट्रेन अभी एक रूट पर तो चल रहा है, लेकिन 2 से 3 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है। इसको लेकर रेल मंत्रालय ने पहले से काम शुरू कर दिया है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह तैयार की जा रही है। तो एक बुलेट ट्रेन को लेकर रोड मैप सरकार का आता हुआ दिखेगा इस बजट में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर के, जो रेलवे स्टेशन है उनके मॉडर्नाइजेशन को लेकर के अब तक करीब 1000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन किया जा चुका है। लेकिन अब कोशिश इस बात की है कि जो मझोले स्टेशन है या फिर जहां पे भीड़ ज्यादा रहती है, जहां पे पैसेंजर ज्यादा आते हैं, उनको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, उस पर फोकस रहेगा। इस तरफ भी बजट में ऐलान होता हुआ दिखेगा। इन सब से हट करके वंदे भारत, स्लीपर वंदे भारत पर भी सरकार विचार कर रही है और ये सरकार की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हो सकता है कि बजट में इस तरफ कुछ ऐलान होता हुआ आपको दिखे। लेकिन आम लोगों के लिए, जहां पे कई बार शिकायतें ये होती हैं कि जनरल ट्रेनें कम हो गई हैं या फिर नॉन एसी ट्रेनें कम हो गई, तो वहां पे इस शिकायत को दूर करता हुआ बजट दिखेगा, जहां पे नॉन एसी स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसका एक टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। अगले 2 साल में करीब 10,000 नॉन एसी कोचेज को बनाया जाएगा। वो सरकार यहाँ पे पहले फैसला ले चुके थे। इस तरह बजट आवंटन आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ नई रेल लाइन, 5000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का सरकार का लक्ष्य है और ये अगले कुछ सालों तक सरकार इस लक्ष्य पर कायम रहेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें माल ढुलाई पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि माल ढुलाई रेलवे की कमाई का एक बड़ा जरिया होता है। तो माल ढुलाई को लेकर के भी सरकार मिशन मोड में यहाँ पे काम करती हुई दिखेगी। सुरक्षा, रेलवे एक्सीडेंट को लेकर कई बार रेल मंत्री खुद कटघरे में आए हैं, तो सुरक्षा को लेकर के विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जो कवच सुरक्षा सिस्टम है उसको मिशन मोड में कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर के सरकार का जोर रहेगा और कवच पर ज्यादा खर्च करते हुए सरकार इस बार के बजट में दिख सकती है। तो लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे और जिस तरह से सीएनबीसी आवाज पर लगातार हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं बिग बजट एक्सक्लूसिव, और इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं कि बजट में भी खर्च इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सरकार इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहती है। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार पिछले 2-3 साल से जिस रास्ते पे चल पड़ी है उसी पर आगे चलती हुई दिख सकती है, और वो है आत्मनिर्भर भारत को लेकर। डिफेंस इक्विपमेंट में इंपोर्ट पर निर्भरता कैसे कम की जाए, उसको लेकर 5 अलग अलग लिस्ट सरकार जारी कर चुकी है, जिस पर इंपोर्ट कम किया जाएगा, घरेलू उत्पादन बढ़ावा दिया जाएगा। उस लिस्ट से आगे बढ़ते हुए बजट में ऐलान आपको होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कारोबारी साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक के कीमत के घरेलू डिफेंस इक्विपमेंट
का घरेलू उत्पादन हो सकेगा, ये सरकार का टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए डिफेंस बजट में खर्च सरकार यहाँ पे बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कैपिटल एक्विजिशन बजट है उसमें सरकार अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है पिछले साल के मुकाबले। और इन सब के अलावा सीमाओं पर, खासतौर से पाकिस्तान और चीन से जो सटे हुए जो सीमा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने पर जोर होगा। फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, उस पर सरकार खर्च बढ़ा सकती है। तो बजट में जिन सब चीज़ों पर ध्यान आपको रखना चाहिए उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा डिफेंस को लेकर के। शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों ही बड़ी बिग बजट एक्सक्लूसिव खबरों के लिए। तो शेयर बाजार को भी बजट से रेलवे में बड़े सुधार की उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने अपनी खास सीरीज बजट और मैं पर इसी पर फोकस किया है। अनुज के मुताबिक सरकार को बड़े पैमाने पर रेलवे में रिफॉर्म करना होगा। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान जैसे देश में ना एक भी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। रीज़न कुछ भी हो, आपको कह रहे हैं उसमें कवच नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो सीन जो होते हैं ना वो बहुत दिल को दर्द देने वाले होते हैं जब वो एक्सीडेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक भी नहीं होनी चाहिए, फॉरगेट अबाउट एक या दो, एक भी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़, जनरल और स्लीपर कोचेज़ जो है ना, मुझे लग रहा है उनमें भी ना अब एक टाइम आ गया है। जैसे आप कभी जैसे यूरोप जाएं या यूएस वगैरह जाएं, उनकी अगर आप ट्रेन्स देखेंगे ना, वहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन होते हैं, जनरल क्लास और नॉर्मल, लेकिन वहाँ जनरल क्लास भी बहुत शानदार होती है। तो वो ज़रूरत है कि जनरल और स्लीपर को भी एक बेसिक एमिनिटीज़ दी जाएँ। सबको हक है एक रेलवे ट्रैवल में वो करने का। और अब रेलवे काफ़ी पैसा बना रहा है, ऐसा नहीं है कि रेलवे पैसा नहीं बना रहा है, और भी काफ़ी एवेन्यूज़ हैं। अब देखिए प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत पैसा बना सकते हैं। कॉर्पोरेट्स को मैं कहता हूँ, जैसे मेट्रो ने क्या किया है, मेट्रो में क्या होता है, आप स्टेशन जो हैं, अब जैसे मोतीलाल ओसवाल ने एक स्टेशन ले लिया, हाँ। उसका ब्रांडिंग राइट ले लिए, हाँ। और 4-5 करोड़ रुपए दे दिए आपको एक साल के। ऐसे आप बड़े बड़े आइकॉनिक स्टेशंस हैं जो उनको दीजिए कॉर्पोरेट्स को, पैसा कमाइए उससे, और उस पैसे को सेफ्टी और एक जनरल पब्लिक के बेटरमेंट के लिए लगाइए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो इस बार के बजट में डीप टेक सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी आ सकती है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डीप टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नेशनल डीप फेक पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं इस पॉलिसी का फोकस क्या होगा और क्या कुछ प्रमुख बातें रहेंगी? बिल्कुल, देखिए डीप टेक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ऐसे स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड नेशनल डीप टेक पॉलिसी का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत ऐसे स्टार्टअप्स के ग्रोथ और इनोवेशन पर जोर दिया जाएगा। खासतौर से एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है, और साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में निवेश हो सके, खर्च हो सके, इसके लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी भी लाई जा सकती है। दरअसल सरकार का पूरा जोर है कि जो एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो इनोवेशन से लेकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक की जो सीढ़ी होती है वहां पर उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए एक बेटर सेफ एनवायरनमेंट तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल जो एआई और डीप टेक टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल रिस्क हैं उसको कम से कम करने के लिए सरकार एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहती है, जिसके तहत एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने पर भी विचार किया जाएगा। तो इस पूरे डीप टेक पॉलिसी जो आने वाली है उसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि स्टार्टअप्स इन सेक्टर्स में जो खासतौर से काम करते हैं और खासतौर से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सोशल इशू से जुड़े हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको फंडिंग के तौर पर और साथ ही साथ इंसेंटिव के तौर पर सपोर्ट दिया जा सके और पूरे सेक्टर को एक तरह से बूस्ट मिल सके। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट, विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो सककर। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोड़। इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब फास्ट फॉर जॉब। इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार। देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार? निर्मला सीतारामन का बिग बजट। सीएनबीसी आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर।
बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, देखिए मेरे साथ सपने होंगे सच, सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मंगलवार की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 427 पॉइंट गिरकर 79,925 पर और निफ्टी 109 अंक गिरकर 24,324 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा, वहीं मिड कैप इंडेक्स नीचे से सुधरकर बंद हुए। ऑटो, मेटल, IT इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए तो फार्मा, FMCG, PSE इंडेक्स में बढ़त रही। तो बजट से किसी नेगेटिव सरप्राइज की आशंका नहीं है, ये कहना है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के CIO महेश पाटिल का। बजट से पहले की कमाई की स्ट्रैटेजी पर बात करते हुए महेश पाटिल ने कहा कि बजट में ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। इसलिए हमें नहीं लग रहा है कि बजट में ऐसे कुछ बड़ी तब्दीलियां होगी जिससे कि मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है। हालांकि मार्केट अभी बजट के पहले भी काफी ठीक कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स भी काफी ठीक कर रहे हैं और अभी तो नतीजे भी आएंगे कंपनीज के काफी एक क्वार्टर के बाद। 2 साल से हमने देखा है कि रूरल में काफी वीकनेस थी। अभी इसका कारण एक भी था कि इन्फ्लेशन भी काफी जोर से था, तो उसके कारण जो इम्पैक्ट आता है रियल वेजेस जो है, रूरल वेजेस, वो काफी कम थे। अभी इन्फ्लेशन भी काफी काबू में है। तो और अगर गवर्नमेंट से अगर कुछ थोड़ी सपोर्ट मिलती है तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर यहाँ से काफी ठीक कर सकता है। आज एमक्योर फार्मा और बंसल वायर की शानदार लिस्टिंग हुई। एमक्योर फार्मा के शेयर करीब 31% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। इसके शेयर BSE NSE पर 1325 रुपए पर लिस्ट हुए। एमक्योर फार्मा के IPO में शेयर का प्राइस बैंड 1008 रुपए था। शार्क टैंक की जज नमिता थापर की कंपनी के IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। कंपनी ने IPO के जरिए 1950 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। वहीं बंसल वायर इंडस्ट्री भी बाजार में बढ़िया लिस्टिंग हुई। NSE पर करीब 39% प्रीमियम के साथ 356 रुपए और BSE पर 37% प्रीमियम के साथ 352 रुपए पर लिस्टिंग हुई है। बंसल वायर का इश्यू प्राइस 256 रुपए प्रति शेयर था। कंपनी का IPO करीब 60 गुना सब्सक्राइब हुआ था। मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में दूरसंचार विभाग साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ 10 गांव में 5G से लैस करने की भी यहां पर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या है एजेंडा दूरसंचार विभाग का? नए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अपने 100 दिन का एजेंडा भी सेट कर दिया है। सबसे पहले दूरसंचार विभाग 10 5G से लैस गांव बनाने की दिशा में काम करेगा। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर तीनों 5G तकनीक से जोड़े जाएंगे, जो आम आदमी और किसान की रोजमर्रा की जिंदगी में 5G एप्लीकेशन काम आ सकते हैं। इन गांवों के अंदर उनको शोकेस किया जाएगा। एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाती है तो इसको बाद में पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा काम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रहेगा, खासतौर पर कि साइबर फ्रॉड काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि उनके ऊपर रोक लगाई जाए। नए टेलीकॉम एक्ट के कई सारे प्रोविजन भी लागू हो चुके हैं और रूल्स बनाने की दिशा में काम भी चल रहा। तो जल्दी आपको जो भी सिम कार्ड लेना होगा बिना बायोमेट्रिक्स के नहीं मिलेगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, उसका भी गठन किया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सीनैप को लागू करना, यानी कि जो उपभोक्ता कॉल कर रहा है उसका नाम आपको दिखाई दे, तो सरकार उसको भी लागू करने की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो 100 दिनों के अंदर आपको वो भी लागू होता हुआ देख सकते हैं। तो ये 100 दिनों का एजेंडा अगले टेलीकॉम मंत्री ने सेट कर दिया है। ओके असीम, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने पति के खिलाफ CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? एक
मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में गुजारे भत्ते को लेकर के याचिका दायर की थी। उसके पति ने इसका विरोध किया था। उसके पति का कहना था कि मुस्लिम लॉ के तहत तलाक मिल चुका है और ऐसे में गुजारा भत्ते का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धारा 125 है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर रहेगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गुजारा भत्ता लेना है वो खासतौर पे महिलाओं का फंडामेंटल अधिकार है। महिलाएं अपने पति के ऊपर भावनात्मक और दूसरे तरीकों से उनके ऊपर निर्भर रहती है, तो ऐसे में पति का भी ये फर्ज बनता है कि उनको गुजारा भत्ता, उनको भरण पोषण उनको दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो मुस्लिम महिला है या कोई महिला लिव इन में भी रह रही है तो उसको गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार है। शुक्रिया असीम, इन दोनों ही खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी हमें बताने के लिए। तो अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कितना बदला है माहौल और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है समीकरण, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो आईआईटी में पढ़ना करोड़ों रुपए के सैलरी पैकेज की गारंटी नहीं है। आईआईटी प्लेसमेंट सीजन में कम होते ऑफर्स की खबरें तो आती रही हैं, लेकिन अब 2 अलग-अलग सर्वे ने इसे साबित भी कर दिया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं आईआईटी में सैलरी पैकेज को लेकर सर्वे क्या कह रहे हैं? जी, आपको याद होगा कुछ साल पहले तक जब आईआईटी प्लेसमेंट की खबरें आती थी तो करोड़ों के पैकेज की जो खबर थी वो हेडलाइन बनती थी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने 3 करोड़ का पैकेज दे दिया, 4 करोड़ का पैकेज दे दिया। पिछले कुछ सालों में इस तरह की खबरें काफी कम हो गई हैं और सिर्फ यही नहीं, जो औसत सैलरी है आईआईटी के प्लेसमेंट में वो भी कम हो रही है। और अब 2 बड़ी एजेंसियों, एक डेलॉयट इंडिया और एक टीम लीज, इन दोनों ने ही इस बात को लेकर एक तरह से एविडेंस दिया है कि वाकई में जो पैकेज है वो कम हो रहा है और छात्रों को पहले के मुकाबले कम ऑफर्स मिल रहे हैं। मसलन अगर पिछले साल की बात करें 2023 की जो एवरेज पैकेज था वो 16 से 18 लाख का था। वही इस बार 2024 का जो अनुमानित प्लेसमेंट होने जा रहा है एवरेज, वो 15 से 16 लाख के बीच ही होने जा रहा है। वही अगर नए आईआईटीज की बात करें, पिछले साल जो नए आईआईटीज में एवरेज पैकेज मिला था वो 15 से 16 लाख का मिला था। वहीं इस साल ये और ज़्यादा कम होगा और 12 से 14 लाख की ही उम्मीद कर सकते हैं जो छात्र इस बार प्लेसमेंट में बैठे हैं। जो मीडियन निकाला गया है वो 16.3 लाख का निकाला गया है। और सिर्फ यही नहीं, जो टॉप ऑफर्स हैं वो कम हो रहे हैं और इसके अलावा जो कंपनियां हैं वो भी काफ़ी कम आ रही हैं पहले के मुकाबले। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी की तैयारियां एंटीलिया में शुरू हो गई हैं। देश विदेश में प्रमुख लोगों को शादी का निमंत्रण भेजा जा रहा है। अनंत अंबानी की शादी का कार्ड बेहद आकर्षक है। अनंत अंबानी की शादी का कार्ड मथुरा के बांके बिहारी के पास भी पहुंचा है। 7 किलो वजन के इस कार्ड में भगवान की छवि है तो सोने चांदी से बनी भगवान की प्रतिमा भी है। मुकेश अंबानी के प्रतिनिधियों ने मंदिर के पुजारी से भेंट कर ठाकुर जी को निमंत्रण पत्र दिया है। इससे पहले भगवान शिव को कार्ड अर्पित करने के लिए खुद नीता अंबानी काशी विश्वनाथ धाम में गई थीं। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं कुछ और खबरें। पिछले कई महीनों से सुस्त पड़ी रूरल डिमांड अब वापस लौटने लगी है। गांव में एफएमसीजी उत्पादों की खपत तेजी से बढ़ रही है और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ रही है। देखिए यूपी के गांव से मेरे सहयोगी असीम मनचंदा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या गांव के अंदर कंजप्शन घट रहा है, कैसी है रूरल इकोनॉमी, क्या एफएमसीजी कंपनियां गांव के अंदर अपना सामान बेच पा रही हैं, इस हालात का जायजा लेने के लिए हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गेसूपुर बफावत में पहुंचे हैं। आगे देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट क्या कहती है रूरल इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में 800 से ज्यादा घर है। ज्यादातर लोग खेती, पशुपालन और मजदूरी पर निर्भर है। कुछ वक्त पहले तक गांव की अर्थव्यवस्था सिमट रही थी, लेकिन अब मंदी का दौर जा चुका है। गांव में साबुन, तेल और दूसरे एफएमसीजी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। दुकानदार भी मानते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं आई है। बिक्री में कोई कमी नहीं है जी। अच्छा, तेल साबुन हाँ सब खरीद रहे हैं? हाँ सब बिक रहा है जी। चाय पत्ती वगैरह हाँ जी, हाँ जी, सब बिक रही है। बढ़ ही रहा है, हाँ, जो सेम मार्केट में मिला वो यहाँ पे मिल रहा है, तो लोग बाग सब यहीं से खरीदते हैं।
गांव का रंग ढंग बदल रहा है और गांव के लोग दर्जी के बजाय अब रेडीमेड कपड़े पसंद कर रहे हैं। अब पीछे से कम, मतलब 2-3 साल से कम आ रहे हैं, पहले सही था। फिर अच्छा, तो क्या वजह, लोग रेडीमेड पर ज्यादा शिफ्ट कर गए या लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए कपड़े? बस लोग बाग रेडीमेड पे ज्यादा आए हैं जी। भीषण गर्मी में फसलों पर थोड़ा असर पड़ा है, लिहाजा गांव के लोग भी फल सब्जियों की महंगाई से जूझ रहे हैं। बाट के तो 2-3 साल से ऐसे चल रहे, कभी 100 रुपए कम हो जा, कभी बढ़ती हो जा। 2-3 साल पहले 1500 रुपए की बोरी चल रही थी, फिर जो 2200 रुपए तक भी बिकी, अब जो फिर 1850 रुपए की बिक्री। गन्ने का रेट बढ़ता नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, दवाई भी सब चीज बढ़ती जा रही, मजदूरी बहुत बढ़ती जा रही, गन्ने में कुछ नहीं बच रहा है। कमाई कहाँ, जब इतनी दवाई इतनी महंगी हो रही, दवाई पे GST लग रही, किसान के बारे में कुछ नहीं। चलो भाव भी देखा जाए, दवाइयों को तो नकली दवाई मिल रही, असली दवाई मिल जाए तो कुछ कर भी ले, नकली दवाई GST लग के इतनी महंगी दवाई। इस बार अच्छे मॉनसून की उम्मीद है और उससे गांव की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। सरकार बजट में मनरेगा जैसी योजना का दायरा बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती दे सकती है। असीम मनचंदा, मेरठ। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकवादी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 वीर जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई। सभी शहीदों का उनके पैतृक आवास पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। उत्तराखंड वासियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकियों की कायराना हरकत की निंदा की और केंद्र सरकार से आतंकियों के सफाई की मांग की। फिलहाल आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 8 जुलाई को आतंकी हमले में देश ने अपने 5 वीर जवानों को खो दिया था, जबकि 5 जवान इस हमले में घायल हो गए। उन्नाव में बिहार से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस भीषण हादसे का शिकार हो गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस ने दूध के टैंकर में टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ घायलों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई है। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताकर जाती हूं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत में 80% लोगों को लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अनजान हैं। क्या है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का तरीका, जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर।